क्या आप जानते हैं कि 1980 के दशक तक एक बैंक अधिकारी की सैलरी और एक आईएएस की सैलरी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं हुआ करता था। उस समय तक बैंकों की ब्रांचेस कम होती थीं, जिसके कारण बैंक ऑफिसर की पोस्ट्स भी लिमिटेड ही होती थीं। केवल वेल एजुकेटेड लोगों को ही ये जॉब मिलती थी। इस कारण 1980 के दशक तक बैंक अधिकारियों की सैलरी आईएएस की सैलरी के लगभग बराबर ही रखी जाती थी। लेकिन फिर 1990 के दशक तक आते आते बैंकों की शाखाएं 65,000 से भी अधिक हो गई और बैंक ऑफिसर की जॉब मास एम्प्लॉयमेंट बन गई। हालांकि अब बैंक अधिकारी की सैलरी और आईएएस की सैलरी में अंतर बढ़ गया है, लेकिन आज भी बैंक अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाएं और पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत आकर्षक हैं। ये सुविधाएं और पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत कम जॉब में मिलती हैं। मैंने लगभग 9 साल एक पब्लिक सेक्टर बैंक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब की है। इसीलिए बैंक ऑफिसर की जॉब के बारे में और पब्लिक सेक्टर बैंकों की अंदर की कहानी क्या क्या होती है, इन सब के बारे में मैं डिटेल में जानता हूँ। इस वीडियो से मैं एक बैंक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हर एक वीडियो में मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और बैंक एम्प्लॉयज के अलग अलग पहलुओं और किस्सों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं बैंक अधिकारियों को मिलने वाले पर्क्स एंड अलाउंसेस और बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। हालांकि बैंक क्लर्क्स को भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू अपेक्षाकृत कम होती है। इसीलिए मैं बैंक अधिकारी का एग्जाम्पल देकर ही एक्सप्लेन करूंगा। एक और बात शुरुआत में क्लैरिफाई कर लूं कि पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स की मॉनेटरी वैल्यू बैंक ऑफिसर की स्केल के अनुसार अलग अलग होता है और अलग अलग बैंकों में भी अलग अलग होता है। सबसे अधिक पर्क्स, अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स एसबीआई अपने बैंक ऑफिसर्स को देता है। स्केल का अर्थ है बैंक ऑफिसर का ग्रेड या रैंक। बैंक ऑफिसर के 7 स्केल्स होते हैं, स्केल 1 से स्केल 7। इन 7 स्केल्स के डेजिग्नेशन के नाम इस प्रकार हैं: ऑफिसर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। आइए जानते हैं कि एक बैंक अधिकारी को क्या क्या सुविधाएं और पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। बैंक पीओ की नौकरी ज्वाइन करने के बाद जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है वो है लीज अकोमोडेशन, यानी आपके रहने का रेंट बैंक पे करता है। जब आपने बैंक पीओ की जॉब ज्वाइन कर ली और कोई हाउस या फ्लैट रेंट पर रहने के लिए फाइनल कर लिया, तो उस हाउस या फ्लैट का रेंट आपको नहीं पे करना है, बल्कि बैंक पे करता है। इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे 3-4 पेज का एक फॉर्म आपको अपने ब्रांच या ऑफिस से दिया जाएगा, जिसमें जिस घर या फ्लैट को आपने फाइनलाइज किया है उसकी पूरी डिटेल फिल करनी पड़ती है, जैसे कारपेट एरिया, नंबर ऑफ रूम्स, किचन, बाथरूम्स आदि। लैंडलॉर्ड या फ्लैट ओनर के कुछ डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे आईडी प्रूफ, पैन नंबर, हाउस या फ्लैट ओनरशिप प्रूफ के लिए हाउस टैक्स रिसीप्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल, और लैंडलॉर्ड या फ्लैट ओनर का बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक रेंट हर महीने सीधे हाउस ओनर के दिए हुए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, न कि बैंक ऑफिसर को देता है। रेंट पर हाउस या फ्लैट लेने की भी मॉनेटरी लिमिट होती है। यह लिमिट सभी बैंकों में अलग अलग होती है और बैंक ऑफिसर के स्केल के अनुसार भी अलग अलग होती है, और साथ ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग के अनुसार भी रेंट वेरी करता है। जैसे यदि एक बैंक ऑफिसर स्केल 1 को रूरल यानी गांव या छोटे टाउन में पोस्टिंग मिली है और एक दूसरे बैंक ऑफिसर को किसी सिटी में पोस्टिंग मिली है, तो जिस भी जगह पोस्टिंग मिली है उस क्षेत्र में जो नॉर्मल रेंट चल रहा है वही रेंट बैंक पे करता है। जैसे मैं यदि अपनी बात करूं तो मुझे चेन्नई सिटी में पहली पोस्टिंग मिली थी। यह बात है वर्ष 2012 की। उस समय चेन्नई के ट्रिप्लिकेन एरिया में मैंने 1 BHK फ्लैट लिया था और उस एरिया में 1 BHK फ्लैट का रेंट 10,000 रुपए के आसपास था। जिस पब्लिक सेक्टर बैंक में मैंने जॉब की है उस समय उस बैंक में स्केल 1 बैंक ऑफिसर की लीज अकोमोडेशन की लिमिट भी 10,000 रुपए थी। इसीलिए 10,000 रुपए हर महीने सीधे फ्लैट ओनर के अकाउंट में आते थे। 4-5 साल बाद मेरा स्केल 2 यानी मैनेजर में प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन होने के बाद लीज अकोमोडेशन की लिमिट भी बढ़ जाती है। फिर मैंने दूसरा फ्लैट रेंट पर लिया जो 2 BHK था, जिसका रेंट था 17,000 रुपए। लेकिन उस समय स्केल 2 ऑफिसर के लिए बैंक की लीज अकोमोडेशन की लिमिट 16,000 रुपए थी। तो 16,000 रुपए बैंक की ओर से और 1,000 रुपए मेरे अकाउंट से कटकर हाउस ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। फिर 2-2.5 साल मैं उत्तराखंड में रहा। वहाँ रेंट केवल 7,000 था और उस एरिया की बैंक की रेंट लिमिट भी 7-8 हज़ार ही थी। फिर 2019 के अंत में मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो गया।
सब लोग जानते हैं कि मुंबई में भाड़ा बहुत अधिक है, इसीलिए बैंक की ओर से भी लिमिट बढ़ जाती है। जब स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर में मेरा प्रमोशन हुआ तो बैंक की लिमिट स्केल 3 ऑफिसर के लिए मुंबई में 2020-21 में 22,000 रुपये थी और मेरे फ्लैट का रेंट था लगभग 20,000 रुपये। यदि फ्लैट का रेंट बैंक ऑफिसर की एलिजिबिलिटी लिमिट के अंदर है तो जितना रेंट है उतना ही अमाउंट ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि सपोज बैंक एलिजिबिलिटी है 20,000 रुपये और फ्लैट का एक्चुअल रेंट है 18,000 रुपये, तो जो डिफरेंस 2,000 रुपये का है वो नहीं मिलेगा। और यदि फ्लैट का रेंट बैंक लिमिट से अधिक है तो डिफरेंस अमाउंट बैंक ऑफिसर के अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो ये था सबसे पहला बेनिफिट लीज अकोमोडेशन का जो बैंक अधिकारियों को मिलता है। जो अधिकारी अपने स्वयं के घर में रहते हैं उन्हें HRA मिलता है। हालांकि ये अमाउंट बहुत कम होता है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दूसरा प्लस पॉइंट जो बैंक ऑफिसर की जॉब में है वो ये है कि बैंक आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर्स खरीदने के पैसे भी देता है। इसमें डबल बेड, सोफा सेट, चेयर्स, कर्टन्स, टेबल्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप आदि सम्मिलित हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि बैंक में सभी पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स बैंक ऑफिसर के स्केल के अनुसार अलग अलग होता है। स्केल 1 ऑफिसर के लिए कम होता है और हायर स्केल के लिए अधिक होता है। एक बात मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि बैंक में मिलने वाले सभी बेनिफिट्स के बारे में बैंक ऑफिसर्स को डिटेल्स में कोई नहीं बताता है, क्योंकि बैंक में काम ही इतना होता है कि किसी के पास डिटेल में बताने के लिए समय नहीं होता। लेकिन बैंक एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन और यूनियन होती हैं जो हर नए ज्वाइनी बैंक एम्प्लॉय को बैंक यूनियन की डायरी देते हैं जिसमें बैंक एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली सभी बेनिफिट्स के बारे में लिखा होता है। मुझे भी शुरुआत के 4-5 सालों में इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं थी। 2017 में मैंने लगभग 35,000 का लैपटॉप खरीदा था। इस अमाउंट को बैंक ने मुझे रीइंबर्स कर दिया था। फिर जब मेरी पोस्टिंग मुंबई में थी तो मैंने एक सोफ़ा सेट, एक सेंटर टेबल और एक 43 इंच का टीवी खरीदा था। ये सब मुझे लगभग 1.5 लाख के आसपास पड़ा था। इस अमाउंट को बैंक ने मुझे 1-2 हफ्ते के अंदर मेरे अकाउंट में रीइंबर्स कर दिया था। तीसरा बेनिफिट जो बैंक ऑफिसर को मिलता है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। वो बेनिफिट है मेडिकल का। पब्लिक सेक्टर बैंक्स बैंक ऑफिसर और उसकी फैमिली को मेडिकल कवर देती है। जिस बैंक में मैं था उसमें बैंक ऑफिसर की किसी भी मेडिकल इमरजेंसी का 90% खर्चा बैंक उठाता था। वो खर्चा चाहे 50 लाख ही क्यों ना हो, ऑफिसर को मेडिकल बिल का केवल 10% देना पड़ता था। मेरे समय तक 5 लाख तक का कैशलेस स्मार्ट कार्ड दिया जाता था। यदि मेडिकल बिल 5 लाख से अधिक है तो उसका अलग से प्रोसेस होता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों का सभी प्लेसेस में अच्छे हॉस्पिटल से टाई अप रहता है। यदि किसी बैंक ऑफिसर को किसी भी कारण हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए तो उसे केवल कंसल्टेशन फीस पे करनी है। बाकी सारा खर्चा बैंक का जिस इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप है वो पे करता है। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसे शॉर्ट में TPA कहा जाता है। वो बैंक के बिहाफ पर काम करता है और बैंक ऑफिसर का मेडिकल बिल इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूव करा के हॉस्पिटल के अकाउंट में जमा करवा देता है। बैंक ऑफिसर के फैमिली मेंबर्स के लिए 75% तक हॉस्पिटल का खर्चा बैंक पे करता है। इसके अतिरिक्त यदि सीजनल डिजीजेस जैसे फीवर, कोल्ड, कॉफ आदि हो जाए जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, ये खर्चा भी बैंक रीइंबर्स करता है। बस आपको सभी ओरिजिनल बिल संभाल कर रखने पड़ते हैं। ये सभी मेडिकल एक्सपेंसेस बैंक क्वार्टरली रीइंबर्स करता है। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफिसर को एनुअली 10-15 हज़ार रुपये मेडिकल एड का अलाउंस भी दिया जाता है। चौथा बेनिफिट जो बैंक ऑफिसर को मिलता है वो है क्वार्टरली रीइंबर्समेंट का। बैंक अपने ऑफिसर्स को हर क्वार्टर पेट्रोल, न्यूज़पेपर, क्लीनिंग मटेरियल, एंटरटेनमेंट आदि का पैसा देता है। जैसे यदि किसी बैंक ऑफिसर की पोस्टिंग मुंबई सिटी में है और उसके पास अपनी कार है तो बैंक लगभग 55-60 लीटर पेट्रोल का पैसा प्रति महीने के हिसाब से क्वार्टरली बैंक ऑफिसर को देता है। बाइक है तो थोड़ा कम मिलता है। स्केल 1 ऑफिसर को क्वार्टरली रीइंबर्समेंट्स मिलने वाले अलाउंसेस लगभग 8-10 हज़ार रुपए तक हो जाते हैं। हायर स्केल ऑफिसर्स का ये अमाउंट बढ़ जाता है। पांचवा बेनिफिट जो बैंक ऑफिसर को मिलता है वो है ट्रांसफर कॉम्पेंसेशन का। जिन बैंक ऑफिसर्स की पोस्टिंग ब्रांचेस में होती है उनका ट्रांसफर 3-4 साल में होते रहता है। ट्रांसफर में लगेज और सभी हाउसहोल्ड आइटम्स शिफ्ट करने के लिए पैकर्स एंड मूवर्स या हाउसहोल्ड गुड्स शिफ्टिंग सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो हाउसहोल्ड आइटम्स को सुरक्षित तरीके से पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ट्रांसफर के समय शिफ्टिंग में जो भी खर्चा आता है जैसे पैकर्स एंड मूवर्स के शिफ्टिंग चार्जेस और बैंक ऑफिसर एवं उसकी फैमिली के ट्रैवलिंग चार्जेस,
ये सभी एक्सपेंसेस बैंक ऑफिसर को रीइम्बर्स किए जाते हैं। साथ ही बैंक ऑफिसर को अलग से एडवांस में ट्रांसफ़र कॉम्पेंसेशन दिया जाता है जो 25 से 30 हज़ार तक होता है। छठवां बेनिफिट या अलाउंस बैंक अधिकारियों को मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। बैंक ऑफिसर जब किसी ऑफिशियल काम से किसी दूसरी जगह जाता है या अपने ही ब्रांच के एरिया में किसी ऑफिशियल काम से जाता है, जैसे किसी साइट का इंस्पेक्शन करने या किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने या बैंक की ट्रेनिंग में, तो ये सभी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रीइम्बर्स किए जाते हैं। यहाँ तक कि रिक्शे या शेयरिंग ऑटो का 10-20 रुपए भी। यदि उसे बीच में कहीं हॉल्ट करना पड़ता है या कुछ दिनों तक होटल में रहना पड़ता है तो होटल के चार्ज भी रीइम्बर्स किए जाते हैं। बस केवल ओरिजिनल बिल संभाल कर रखने पड़ते हैं और ये ध्यान में रखना है कि एलिजिबिलिटी या एंटाइटलमेंट के अनुसार ही होटल रूम बुक करना है। ऐसा नहीं कि स्केल 1 बैंक ऑफिसर सीधे 5 स्टार होटल में रूम बुक कर रहा है। यदि कोई जूनियर और मिडिल लेवल बैंक ऑफिसर 5 स्टार होटल में स्टे करता भी है, उसे वापस ड्यूटी ज्वाइन करने पर उतना ही रीइम्बर्समेंट मिलेगा जितनी उसकी एलिजिबिलिटी है। इसी पॉइंट में बैंक स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर का अलाउंस भी कवर कर लेता हूँ। सभी बैंकों के अपने एम्प्लॉयज़ को समय समय ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। ट्रेनिंग सेंटर आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रीइम्बर्स तो किया जाता ही है, साथ ही में जितने दिन की ट्रेनिंग होती है उतने दिनों का ट्रेनिंग अलाउंस भी दिया जाता है। स्केल 2 और इससे हायर स्केल बैंक ऑफिसर एयरप्लेन से ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये सभी एक्सपेंस 1-2 दिन में ही बैंक ऑफिसर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सातवां बेनिफिट बैंक ऑफिसर्स को मिलता है लीव ट्रैवल कंसेशन का, जिसे शॉर्ट में LTC कहते हैं। इसमें बैंक ऑफिसर्स को 2 साल में एक बार अपने होम टाउन या हमारे देश भारत में कहीं भी आने जाने का और होटल में रहने का खर्चा रीइम्बर्स किया जाता है। इसमें फैमिली भी इंक्लूडेड होती है। यहाँ पर फैमिली का अर्थ है बैंक ऑफिसर के परिवार के वो सदस्य जो फाइनेंशियली बैंक ऑफिसर पर डिपेंडेंट हैं। जैसे किसी बैंक ऑफिसर का छोटा भाई है जो अनमैरिड है और वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो फैमिली में नहीं काउंट किया जाएगा। फैमिली और LTC का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने फूफा, ताऊ, मामा, मामी, बहनोई सबको बैंक के खर्चे पर घुमाने ले जाओ। स्केल 1 बैंक ऑफिसर को तो ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है, किंतु स्केल 2 एंड अबव ऑफिसर्स एयरप्लेन से ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। तो LTC फैसिलिटी में स्केल 2 बैंक ऑफिसर और हायर स्केल अपनी फैमिली के साथ एयरप्लेन से ट्रैवल कर सकते हैं। ये पूरा खर्चा बैंक द्वारा रीइम्बर्स किया जाता है। आठवां बेनिफिट LTC से ही संबंधित है। ये फैसिलिटी है हॉलिडे होम की। हॉलिडे होम से अभिप्राय है कि बैंक अधिकारी को फैमिली के साथ या अकेले भी वेकेशन पर जाने के लिए बहुत ही सस्ते रेट पर अच्छे होटल में कमरे का अरेंजमेंट, बैंकों का टूरिस्ट प्लेसेस पर और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर कुछ होटल्स में कुछ रूम्स के लिए टाई अप रहता है, जैसे दिल्ली, हरिद्वार, नैनीताल, ऊटी आदि। होटल के ये रूम्स वेकेशन पर जाने वाले ऑफिसर को अलॉट किए जाते हैं। हॉलिडे होम्स को एडवांस में बुक करना पड़ता है। इसके अलावा यदि बैंक अधिकारी छुट्टी लेकर अपने घर आता है और उसे एक रात बीच में कहीं स्टे करना पड़ता है जहां बैंक का हॉलिडे होम हो, तो वह बैंक अधिकारी उस होटल में स्टे कर सकता है, बशर्ते उस बैंक अधिकारी ने अपने बैंक के HR डिपार्टमेंट के थ्रू हॉलिडे होम में रूम एडवांस में बुक किया हो, क्योंकि रूम्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। मैंने 2 बार घर आते समय हॉलिडे होम बुक किया था, एक बार दिल्ली में और दूसरी बार हरिद्वार में। दोनों ही बार शायद मुझसे केवल 100 रुपये चार्ज किए गए थे। 9वां बेनिफिट या अलाउंस जो बैंक ऑफिसर्स को मिलता है उसे इनकन्वीनियंस अलाउंस कहते हैं। ये अलाउंस उन ऑफिसर्स को मिलता है जिनकी ड्यूटी आवर्स या तो सुबह 7 बजे से पहले शुरू हो जाती है या रात के 9:30 बजे के बाद तक ड्यूटी रहती है। अब यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि चलो बैंक में काम अधिक होने के कारण बहुत बार रात के 9:30 तक बज जाते होंगे, लेकिन बैंक वाले सुबह सुबह 7 बजे क्या करने ब्रांच जाते हैं? इसका उत्तर ये है कि ये केवल कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के लिए है, जैसे सर्विस ब्रांच। सर्विस ब्रांच का ये अर्थ नहीं है कि यहाँ पर बाइक या कार की सर्विस की जाती है या बैंक ऑफिसर्स की सर्विसिंग की जाती है। सर्विस ब्रांच का अर्थ है जहाँ केवल क्लियरिंग के चेक प्रोसेस किए जाते हैं। बाकी बैंक के अन्य काम जैसे अकाउंट खोलना, लोन देना आदि काम नहीं होते और कोई कस्टमर डीलिंग भी नहीं होती है। यह एक बैक ऑफिस जैसा होता है जहाँ क्लियरिंग के चेक,
CTS टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। CTS के बारे में डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने CTS सर्विस ब्रांच में 5.5 साल काम किया है। सर्विस ब्रांच में मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट होती हैं। इसके लिए बैंक ऑफिसर्स को एक शिफ्ट के लिए हर दिन का अलग से 200-300 रुपया दिया जाता है। जब मैं सर्विस ब्रांच में था तो उस समय इनकन्वीनियंस अलाउंस 150 रुपये था। बहुतों को लग सकता है कि 100-200 रुपए से क्या होता है, किंतु ये केवल एक दिन का और एक शिफ्ट का है। बैंक में एक महीने में 22 से 24 वर्किंग डेज होते हैं। यदि 22 वर्किंग डेज भी कंसिडर करके कैलकुलेट करें तो एक पूरे महीने का एक शिफ्ट का इनकन्वीनियंस अलाउंस 3,300 रुपए बनते हैं। जो ऑफिसर दोनों शिफ्ट में काम करना चाहे तो उसके हर महीने के 6,600 रुपए का अलाउंस बन जाता है। याद रखिए कि ये सब कुछ सैलरी से अलग है। 10वां बेनिफिट जो बैंक ऑफिसर्स को मिलता है वो है इंसेंटिव्स फॉर पासिंग सम एग्जाम्स एंड सर्टिफिकेट्स। इसमें JAIIB एंड CAIIB भी इंक्लूडेड हैं। इन दोनों एग्जाम्स को पास करने पर 2-2 हज़ार का इंसेंटिव मिलता है, एग्जाम फी रीइंबर्स की जाती है और सबसे बड़ी बात, सैलरी में 2-3 इंक्रीमेंट लगते हैं और प्रमोशन के समय दोनों सर्टिफिकेट्स के 5 नंबर मिलते हैं। इसके अलावा भी IBA और IIBF द्वारा अप्रूव्ड बहुत से सर्टिफिकेट्स होते हैं जो बैंक ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होते हैं और प्रमोशन में काम आते हैं। इन एग्जाम और सर्टिफिकेट की फीस केवल तभी रीइंबर्स होती है जब बैंक ऑफिसर ये एग्जाम पास करता है। फेल होने पर बैंक एग्जाम फीस रिफंड नहीं करता है। मैंने JIB और CIB करने के कुछ समय बाद सीसा यानी सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट किया था, जिसकी फीस थी लगभग 65,000 रुपये। लकीली मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया और बैंक ने 65,000 रुपये रीइंबर्स कर दिए थे। यदि ये एग्ज़ाम पास नहीं होता तो 65,000 रुपये डूब जाते। 11वां बेनिफिट बैंक ऑफिसर को मिलता है इंटरेस्ट फ्री सैलरी एडवांस फॉर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के समय बैंक ऑफिसर्स को अपनी एक महीने की सैलरी के बराबर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। यानी उस महीने की सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही में उतना ही अमाउंट बैंक ऑफिसर को लोन के रूप में दिया जाता है। इस अमाउंट पर उसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है और इस अमाउंट को 10 EMI में चुकाना होता है। यह सैलरी जितना इंटरेस्ट फ्री लोन केवल ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है। बैंक ऑफिसर्स बनने का 12वां बेनिफिट ये है कि बैंक ऑफिसर्स को 1% कम इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बैंक ऑफिसर और एक रेगुलर कस्टमर दोनों 50-50 लाख का होम लोन लेते हैं। मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट 9% है और लोन का टेन्योर 20 साल है। रेगुलर कस्टमर को 9% के हिसाब से 20 सालों में लगभग 1 करोड़ 8 लाख चुकाना पड़ेगा। वहीं बैंक ऑफिसर को लगभग 1 करोड़ चुकाना पड़ेगा। यानी बैंक ऑफिसर को लगभग 8 लाख कम चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ऑफिसर से सामान्य से 1% कम इंटरेस्ट लिया जाता है। ऐसा ही बेनिफिट बैंक ऑफिसर्स को डिपॉजिट्स अकाउंट्स में मिलता है। सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट्स में बैंक ऑफिसर्स को 1% अधिक इंटरेस्ट मिलता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के अधिकारियों को मिलने वाले पर्क्स, अलाउंसेस और दूसरे अन्य बेनिफिट्स न केवल फाइनेंशियल और मेडिकल सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, बल्कि सोसाइटी में प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ाते हैं। ये सुविधाएं न केवल मंथली एक्सपेंसेस को आसान बनाती हैं, बल्कि फैमिली वेलफेयर और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करती हैं। कुल मिलाकर बैंक अधिकारियों को मिलने वाले पर्क्स, अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स बैंकिंग सेक्टर को आकर्षक बनाते हैं, जहां जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ बैंकिंग करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके भी मिलते हैं। द बैंक सीरीज का पहला एपिसोड यहां पर समाप्त होता है। कमेंट में अवश्य बताइए कि बैंक ऑफिसर्स को मिलने वाले पर्क्स, अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स में से आपको कौन सा सबसे अधिक अट्रैक्टिव लगा, और यह भी बताइए कि बैंक ऑफिसर्स को और क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए।